देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 3500 से ज्यादा की मौत, लॉकडाउन की बड़ी संभावनाएं। कोरोना के खिलाफ आज से जंग और होगी तेज। आज से लगेगा 18 साल से ज्यादा लोगों को टीका, कई राज्यों ने हाथ खड़े किए। पंजाब में फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, लेकिन कोरोना प्रभावित 6 जिलों में बढ़ेगी सख्ती। और महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन के आसार। सीएम उद्धव ठाकरे बोले, जरूरत क्या है। तो स्वागत है आपका, नमस्कार भारत में। मैं हूं जुबैर खान और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि देश में कोरोना ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नया कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 4,01,911 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है और महज 24 घंटे में 3,521 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 2,11,835 लोगों की कुल मिलाकर कोरोना से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में अब तक 1,91,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महज 24 घंटे में 2,98,951 कोरोना मरीज भी ठीक हो चुके हैं। तो वहीं देश में अब तक कुल मिलाकर 1,56,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 24 घंटे में देश भर में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस तरह से लगातार पांव पसार रहा है। हर किसी को अपनी जद में लेने पर आमादा दिखाई दे रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में, हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। महज 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। एक दिन में 4,01,911 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि भी हो चुकी है। तो वहीं 24 घंटे में 3,521 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और देश में अब तक 2,11,835 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण के तहत 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सकेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में और तेजी लाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल ने बताया है कि वो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। मैक्स हॉस्पिटल ने भी ऐसी ही घोषणा की है। हालांकि कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े किए हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि लोग वैक्सीन सेंटर के बाहर लाइन ना लगाएं। अभी वैक्सीन की कमी चल रही है। दावा किया गया कि 2 दिन बाद वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा और फिर वैक्सीनेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने भी सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने को कहा है। यूपी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में आज से वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। तो वहीं गोवा को अभी तक वैक्सीन ही नहीं मिली है। गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। उधर वैक्सीन स्टॉक की कमी की वजह से मुंबई में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। बीएमसी के मुताबिक 2 मई तक वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जी मौजूद हैं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि जिस तरह से
तमाम राज्य, खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मुंबई शहर की हम बात करें, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं और हमें मुस्तैद होने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से अब वैक्सीन पर ही एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं अब? जी देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से हालात है वो कहीं कहीं चिंताजनक है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि 3 दिन तक सभी वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है और आने वाले 16 मई को जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए जो है विचार किया जाए उनको वैक्सीनेशन कैसे करना है। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से 63 वैक्सीनेशन सेंटर था उसको सभी को बंद कर दिया गया है। कहीं भी भीड़ नहीं लगाने के लिए कहा गया है और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, आपको गंतव्य स्थान की जानकारी नहीं मिल जाती, आपको डेट की जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आएगा। यह भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका महापौर ने कह दिया है। तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन अगर नहीं होगा तो लोगों को जहन में कहीं बना हुआ है कि कोरोना संक्रमण का जो आक्रोश है वो कहीं उनको आगोश में ले सकता है। सत्यप्रकाश जी, मैं ये भी आपसे पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि लगातार, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मुंबई शहर की बात हो, नागपुर की बात हो, पुणे की बात हो, हर शहर से, हर गांव देहात से लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बावजूद इसके भी महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना की वैक्सीन पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बनती है? कौन इसके लिए जवाबदेह है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से ब्रेक द चेन के तहत कोरोना की रफ्तार को रोका जाए, लेकिन बेलगाम कोरोना लगातार उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। लिहाजा आम जनता से लेके प्रशासन तक इस पे जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन न समय पे दवाइयां मुहैया करवा पा रहा है, न समय पे बेड मुहैया करवा पा रहा है। पीछे दिन आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के चलते कितने लोगों की मौतें हुई है। लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी सामने आई है और लगातार देखा जा रहा है प्रशासन के कहने के बावजूद भी जगह जगह गैदरिंग भी हुई है, लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है। तो जाहिर तौर पर पूरे मामले में देखा जाए तो प्रशासन और आम जनता दोनों जिम्मेदार है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जी, इस ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, देश भर में लगातार जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके कुछ राज्यों ने इस बात की घोषणा की है, ऐलान किया है इस बात का कि अब वैक्सीनेशन पर कुछ वक्त के लिए पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश ने भी वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े किए हैं। किर्गिजिस्तान ताजिकिस्तान की विवादित सीमा पर कई झड़पों में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग अब तक घायल हुए हैं। पानी को लेकर शुरू हुई इन झड़पों के बाद वहां से 10,000 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। जानकारी के मुताबिक झड़पें बुधवार को उस वक्त शुरू हुई जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच हो रही झड़पों ने हिंसक रूप ले लिया। इससे पहले वहां मौजूद पानी के एक स्रोत के आसपास सर्विलांस कैमरे लगाए गए थे। इसके बाद दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत तो हुए, लेकिन इसके बाद भी इस इलाके से बीच बीच में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती रही। किर्गिजिस्तान की स्वास्थ्य मंत्री अलीजा सोल्टनबिकोवा ने टेलीविजन पर कहा है कि ये झड़पें गुरुवार को शुरू हुई और इनमें अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में किर्गिजिस्तान के बाटकन विवादित इलाके के आसपास कई घरों को जलते हुए देखा जा सकता है। शुक्रवार को ताजिकिस्तान के संचार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर माना कि दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन अब तक ताजिकिस्तान ने अपनी तरफ से किसी के हताहत होने की बात नहीं कही। आपको बता दें कि किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच बीते कई सालों से तनाव की वजह से पानी के कुछ स्रोत हैं जिन पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं। सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों की तरह ये दोनों देश बीते 3 दशकों से सीमा विवाद पर उलझे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पानी को लेकर दोनों देशों के बीच झड़प हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
ये गिरोह उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में अवैध फैक्ट्रियों में नकली रेमडेसिविर का उत्पादन करता है। एडीडीआई की पुलिस कमिश्नर शिभेश सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग एक इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन बरामद किए हैं। वहीं 3,000 खाली वॉयल्स भी पुलिस को मिली है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि वे अब तक कोरोना मरीजों को 2,000 से ज्यादा रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बेच भी चुके हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ट्यूसडे को दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा सुबह 8 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमारे द्वारा दिल्ली में कुछ रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन पकड़े हैं, उसमें जो गिरोह है उसका एक सदस्य जो है वो उत्तराखंड से है और हम वहाँ पे आ रहे हैं। आप मौके पे आकर के हमारी टीम को कोऑपरेट कीजिए और मामले को संज्ञान में लीजिए। मैं 10 बजे वहाँ पे पहुँची और ये जगह थी कोतवाली रानीपुर के पास A4 सेक्टर A4 में, और जो अभी जो पकड़ा गया है उसका नाम है वतन कुमार सैनी। मेरे द्वारा उसके होम रेजिडेंस पे छापा मारा गया क्राइम टीम के साथ, और उसके पास से 3,000 एम्प्टी वायल्स मिली और उसके घर पे कुछ एजिस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि ड्रग विभाग द्वारा 2019 में बंद कर दी गई है, उसकी कुछ दवाइयाँ मिली और उसके पैकिंग मटेरियल मिले, जो मेरे द्वारा मौके पर सीज करके और अभियुक्त के साथ जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया अग्रिम कार्रवाई के लिए। फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी थी और क्राइम पुलिस द्वारा मुझे बताया गया था कि जब तक हमारे द्वारा दूसरे अभियुक्त को जो कि रुड़की में काम कर रहा है उसको पकड़ न लिया जाए, तब तक बात को ओपन ना किया डिस्क्लोज ना किया जाए। कल आदित्य कुमार गौतम को रुड़की से यूपी में भी कोरोना की दूसरी लहर का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। उधर मेरठ जिले के डीएम के बालाजी ने बढ़ते संक्रमण को और पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। डीएम ने कुछ अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जांच को बढ़ाने और सतर्कता बरतने के विशेष निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए भी कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना मामले पर मेरठ जिले के डीएम के बालाजी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कल और परसों जो केसेस में थोड़ा सा कमी हुई है, मगर फिर भी हमें इस ट्रेंड को एक सप्ताह वॉच करना पड़ेगा कि वास्तव में ये ट्रेंड कमी होने के स्तर पर बढ़ रहा है या नहीं। मगर फिर भी हम लोगों के स्तर से जो सेट प्रोटोकॉल है, जैसे केस पॉजिटिव होता है तो होम आइसोलेशन का, फैसिलिटी एलोकेशन का, दवाई बांटने का, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। और वहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो मेरठ में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है और तकरीबन कितनी ऑक्सीजन प्रतिदिन चाहिए? जनपद मेरठ में अभी कोई बड़ी स्केल का जनरेशन प्लांट नहीं है। हम लोग बाहर से जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन मंगवाते हैं और जो भी ऑक्सीजन हमें उपलब्ध होता है उसको मांग के अनुसार हॉस्पिटल्स को और ज़रूरतमंदों को हम लोग रिफिलिंग प्लांट्स के माध्यम से वितरित करते हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाया? हर रिफिलिंग प्लांट में हमारे अधिकारीगण बैठे हुए हैं, वो जो मांग रहे हैं उनसे सीधे बात करते हैं और उनका पेपर्स भी चेक करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, रिपोर्ट्स चेक करते हैं। कहीं कहीं वीडियो कॉल्स भी करने की आवश्यकता है तो वीडियो कॉल्स भी करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको। तो नमस्कार, भारत में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार भी खबर जारी है।
ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। तेग बहादुर सिमरिए हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोगों ਨੂੰ अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਆਓ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਕਰੋ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। पटियाला भटिंडा रोड पर एक आलीशान होटल में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे को पंजाब पुलिस ने बेनकाब करने में कामयाबी हासिल कर ली है। मौके पर पुलिस के रेड में दर्जन भर नौजवान युवक युवतियों को पुलिस ने वाहनों में भरकर ले जाया है। आपको बता दें कि शहीद उधम सिंह की पवित्र जन्म स्थली इन दिनों देह व्यापार का अड्डा बनी हुई है, जिसको लेकर इलाके के लोग काफी परेशानी के आलम में थे। खासतौर पर पटियाला भटिंडा रोड पर चलने वाले होटल जन्नत में यह धंधा काफी उच्च पैमाने पर चल रहा था। लोगों की शिकायत और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब सुनाम पुलिस ने दिन में छापेमारी की तो पुलिस की ऑन द स्पॉट छापेमारी में होटल से युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस इन तमाम युवक युवतियों को गिरफ्तार कर ले जा रही है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੱਟੜ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੱਟੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦਾਂਗੇ ਬਾਹ ਕਰਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੱਗੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, SHO ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜੇ ਫੜਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ 3-4 ਜੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਬਾਲਗ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ होएगी, पर ये भी अगे तो सानू दिक्कत ना। देश में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के चलते पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार के सभी विभाग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्रों के लोगों के साथ वो संपर्क में हैं, उनकी मदद और उनकी प्रतिक्रिया हासिल करने की गुजारिश है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर समस्याओं की तुरंत पहचान और इनके समाधान पर भी जोर दिया। इस बैठक में मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय मंत्री परिषद की पहली बैठक थी। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं और मुद्दों को सुलझाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गन्ना किसानों, गन्ना विभाग से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना विभाग ने अभी तक प्रदेश में 2019-20 के 100% गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और 2020-21 का भी 64% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के हित में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन सफलतापूर्वक किया है। जिन्होंने प्रदेश के अंदर अब तक 1,33,000 से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान सफलतापूर्वक कराने में सफलता प्राप्त की। 19-20 का 100% गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। इस 20-21 का भी कोरोना कालखंड के बावजूद 63-64% तक गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की है। एक बड़ी उपलब्धि है। ये जानते हुए भी कि चीनी की उठान वर्तमान में ना के बराबर है, फिर भी गन्ना किसानों के हित के लिए उठाए गए कदमों ने किसान भाइयों के चेहरे पर एक नई खुशहाली लाई और यही खुशहाली प्रदेश की खुशहाली है। प्रदेश की और देश की खुशहाली यहीं से प्रारंभ होती है। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन की 1,22,000 डोज मिल चुकी है। शुक्रवार को हमें कोवैक्सीन की 42,000 डोज मिली है। 18 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की डोज देने में अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो देश के बाकी राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जो है जारी है। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन की 1,22,000 डोज मिल चुकी है। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में लगातार लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं। इस बीच पंजाब में एनएसयूआई भी लोगों की मदद करने में लगी हुई है। तो वहीं एनएसयूआई ने जगह जगह पर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके जरिए लोगों की मदद की कोशिश की जा रही है। इसके जरिए एनएसयूआई एम्बुलेंस लोगों को मुहैया करा रही है। इसके साथ ही जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता का कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आदेश के बाद एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटे हुए। शर्मा, आज राहुल गांधी जी की तरफ से जो डायरेक्शंस हुई थी कि कोविड टास्क फोर्स हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू की जाए, उसके तहत हमें जो प्रोग्राम मिला है कि हम हर जिले में 2-2 एम्बुलेंसेज एनएसयूआई की तरफ से 24 घंटे एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करके, चाहे किसी को दवाई की जरूरत हो
एम्बुलेंस की जरूरत हो, हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक की सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए हमारे ड्राइवर और वार्ड बॉय विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल रहेंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा व्यक्ति ना हो, हम जितने लोगों की भी जान बचा सकें हमारा भाग्य हो। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2 मई यानी मतगणना के दिन या उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया। इसके साथ ही कोर्ट को उम्मीद है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन सियासी दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। राजनीतिक दलों का कहना है कि पटाखे फोड़ने से रोकने के लिए अपनी रैंक और फाइल रखनी चाहिए। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। तेग बहादुर सिमरिए। हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ एएनबी न्यूज ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ एएनबी न्यूज ਨਾਲ। एएनबी न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब दे वल्लों हिंदू धर्म दे लोकां दे उपर अत्याचार कीता जा रहा सी। तेग बहादुर महाराज जी दे चरनां दे विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे गिरफ्तारी दे वारंट जारी कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे गुरु